जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स का नहीं, कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मेरी आवाज आपकी आवाज के साथ मिल सके। बर्तोल्ट ब्रेख्त ने लिखा है, जिसका इस्तेमाल मैंने अपनी फिल्म में किया था, कि मैं एक फांसीवादी का खाका बनाना चाहता हूं, पर मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि कोई जन्म से फांसीवादी नहीं होता। फांसीवादी एक दरिंदा होता है, या वो अपने साथियों के बीच में बहुत बड़ा दरिंदा होता है, लेकिन और हालात में एक आम इंसान भी होता है। वो ये भी लिखता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके उठते हुए कदम को कैसे पोर्ट्रे करूं। ये कदम ऐसा होना चाहिए जो एक खास दिशा में उठ रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही दिशा में उठ सकता था। बर्तोल्ट कहता है कि वो कदम शायद किसी और दिशा में भी उठ सकता था। मैं समझता हूं कि साइंस तो पास्ट मेनी हिस्ट्रीज में यकीन रखती है आज, लेकिन हमारी पास्ट हिस्ट्री जो है वो शायद एक ही होती है, उसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, पर फ्यूचर अपने पेट में, अपने गर्भ में इनफाइनाइट हिस्ट्रीज रखता है। शायद यही बात बर्तोल्ट ब्रेख्त भी कह रहा था। आज ही नहीं बल्कि हमेशा हम बहुत सारे रास्तों के बीच में खड़े होते हैं, जिन्होंने से कोई समाज एक खास रास्ता चुनता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में या किसी भी समाज के अंदर क्लासिकल फैशिज्म है या नहीं है, आने वाला है या नहीं आने वाला है, आएगा या नहीं आएगा, वो फैशिज्म जर्मनी की तरह का होगा या इटली की तरह का होगा, ये बहस शायद गलत बहस है, हमें उनसे सीखना चाहिए, लेकिन ये बहस शायद सही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में खत्म होने वाली जेनरेशंस और आगे आने वाले बच्चों के ऊपर जो नस्लों के ऊपर असर पड़ा है, उसको इस बहस से कोई बहुत फायदा नहीं होता। चिली के अंदर जो कुछ हुआ और हमने देखा कि उस मुल्क की बर्बादी किस तरह से लगी, उससे आगे आने वाली जेनरेशंस को कोई बहुत फायदा नहीं पहुंचता। देखना यह है कि आज हमारे सामने क्या संकेत हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने पहले कवर कर दिए हैं। जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है शायद कि फैशिज्म आ जाए मुल्क में, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि ना आए। हमारे जैसे लोग दोनों तरह से हारे हुए लोग हैं। अगर हमारी कोशिशों की वजह से फैशिज्म रुक जाता है, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पलट के कहेंगे कि देखो, हम तो कह ही रहे थे कि फैशिज्म का तुमने सिर्फ बोगी थी। और अगर आ जाता है तो मैं और आप दोनों ही नहीं बचेंगे। तो इस तरह हम दोनों ही तरह से हारे हुए लोग हैं। तो क्या ये लड़ाई छोड़ दें? मेरे ख्याल में ये लड़ाई लड़े बिना हम डेमोक्रेसी को नहीं बचा सकते। एक ऐसा मुल्क जहां पर हम हर तरह से बटे हुए हैं, एक ऐसा मुल्क जिसने 4000 साल तक हर तरह का बंटवारा जिया, जहां हमने औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पढ़ने नहीं दिया, अगर उनका पति मर जाए तो सती कर दिया, जहां दलितों को हमने कान में सीसा पिघला करके डाल दिया, अगर उनकी कानों में वेदों के शब्द चले भी जाएं तो हमने उनको एजुकेशन से इतना दूर रखा। हमारे यहां इंसान बराबरी का
डोमिनेंट फिलॉसफी में कोई जगह ही नहीं, क्योंकि किसी का छाया पड़ जाए तो हम अपवित्र हो जाया करते थे। एक ऐसे समाज में डेमोक्रेसी का रहना, उसे बनाना, उसको संजो के रखना एक चमत्कार है। मैं समझता हूं कि सन 47 के बाद जो कुछ हुआ वो एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है जो ह्यूमैनिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कर रही है। इसकी कोई नेचुरल वजह नहीं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इसको बहुत कुर्बानियों से देकर के बनाया गया है और इसको संजो के रखने के लिए भी उतनी ही कुर्बानियों की जरूरत है और लगातार कुर्बानियों की जरूरत है। मुझे फख्र है कि मेरे यहां बहुत सारे साथी ऐसे मौजूद हैं जो ये कुर्बानियां दे रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं और आगे आने वाली नस्लें ये कुर्बानियां देती रहेंगी। पर जिस दिन हम ये भूल गए कि हमें कुर्बानियां देने में हिचकिचाहट लगने लगी, उस दिन डेमोक्रेसी इस मुल्क में नहीं बचेगी। और इसलिए जरूरी है कि उनको बार बार हम पहचानते रहें जिन फैशिस्ट की बात बर्तोल्ट ब्रेख्त कर रहा था। वो मुझे आजकल अपने चारों तरफ ज्यादा घूमते हुए, बात करते हुए दिखाई देने लगे। जो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं इस बात के आते ही कि कहां साहब ये मुल्क इंटॉलरेंट है, किस मुल्क की बात कर रहे हैं? हम तो वो सब कुछ आपको बोलने दे रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं। ये मुल्क तो बहुत टॉलरेंट मुल्क है, हमारी तो सभ्यता ही टॉलरेंट है। इसके बावजूद के कानों में शीशा पिघला के डाल दिया वगैरह वगैरह, पर हम फिर भी टॉलरेंट हैं और बहुत टॉलरेंट। अभिव्यक्ति की आजादी, अरे आप बोल रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? हमारे कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने भी ऐसी बात कही। दोस्तों ये बात नहीं होती है किसी भी समाज में, क्योंकि बर्तोल्ट ब्रेख्त की ही एक लाइन है कि फैशिस्ट समाज इतनी ताकत नहीं जुटा सकता कि उसका हर फर्द एक पुर्जा बन जाए फैशिस्ट की चक्की चलाने के लिए। लेकिन हां, वो फैशिस्ट समाज इतनी ताकत जरूर जुटा सकता है कि जो पुर्जा बनने को तैयार ना हो उसको खामोश कर दिया जाए। और ये खामोश करने का तरीका, खामोश करने की क्रिया बहुत सालों से चल रही है। जो कुछ खुद करना होता है फैशिस्टों को, उसका इल्जाम लगातार दूसरों के ऊपर लगाते हैं और दुश्मनों की बास्केट धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। हमारे यहां के फैशिस्ट बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं दिखाई देते मुझे, क्योंकि वो ज्यादातर चीजें वो जर्मनी से कुछ उठा लेते हैं, कुछ पाकिस्तान से ले लेते, कुछ अफगानिस्तान से, तालिबान से, कुछ ओरिजिनल अपना कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। पाकिस्तान में पहला दुश्मन फैशिस्ट फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का हिंदू थे, पर उनसे काम नहीं चला उनका, तो उन्होंने उसमें महाजिर ऐड कर लिए। फिर महाजिरों से काम नहीं चला तो उन्होंने कहा कादियानियों की जरूरत है, आज इनको मारना शुरू करते हैं। उनसे काम नहीं चला तो उन्होंने कहा अब शिया है, इनकी जरूरत है। उनसे भी काम नहीं चला तो उन्होंने कहा कि अब बरेलवी भी इसी के अंदर है, सूफी भी इसी के अंदर है। हमारे यहां क्या किया? बिल्कुल वही सबक उठा के पन्ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले मुसलमान थे, फिर उसके बाद काम नहीं चला तो क्रिश्चियन ऐड कर लिए उसमें। लंबा अरसा लगाया, उन्होंने जल्दी जल्दी कर लिया, हम थोड़ा देर लगाई। फिर क्रिश्चियन से भी काम नहीं चला तो कुछ दिन तो वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि सिखों को भी ले लिया जाए इसमें, पर उसमें जरा मुश्किल पड़ रही थी, क्योंकि उनकी कर्म भूमि, जन्म भूमि, ये भूमि वो भूमि की एक डेफिनेशन थी, उसमें वो फिट नहीं हो रहे थे।
उन्होंने कहा कि सूडो सेक्युलर एक नई कैटेगरी बनाई जाए। अब आप नहीं सुन रहे होंगे, बहुत दिन से नाम नहीं सुन रहे होंगे, वो सूडो सेक्युलर कहीं चले गए। अब उससे भी काम नहीं चला तो फिर एंटी नेशनल, अब एक नई कैटेगरी है। सब एंटी नेशनल हैं जो उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज वो ये बयान दें कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो एंटी नेशनल है, कल कहें नहीं 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 जरूरी नहीं है, सबको जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बदलाव, ये लगातार उनका जो बदलाव आता रहता है और बास्केट बड़ी होती रहती है, इसकी उनको जरूरत है और हमें यह पहचानना चाहिए। उनके लिए यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है, क्या हमारे लिए भी यह लड़ाई उतनी ही बड़ी लड़ाई है? और जब वो बदलेंगे तो क्या हम अपनी स्ट्रैटेजीज को भी बदल पाएंगे या नहीं? इसके लिए हमें उनसे कहीं ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। टाइमिंग, यानी जब वो कोई चीज उठा रहे हैं तो हम फौरन जवाब देने की सकत रखते हैं या नहीं रखते हैं, यह चीज हमारे संघर्ष को आगे भी ले जा सकती है, और अगर हम नहीं दे पाए जवाब तो पीछे भी ले जा सकती है। मैं और ज्यादा बातें कहते हुए और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको मुझे नहीं पता कि किस लिए निक्कर को पैंट में बदलने की जरूरत पड़ी, वो और क्या छुपाना चाहता। तो इसी पर ही अपनी बात खत्म करता हूं। नया लिबास, नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे? नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे? जो बस्तियों को जलाते रहे हो बरसों से, उन्हीं की राख है अब तक तुम्हारे चेहरे पर। सदाएं बच्चों की आती थी जब अंधेरों में तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे। घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार तुम्हारे दिल को सुकून बख्शती रही अब तक। धर्म शराब था बांटा गया, नशा भी हुआ। धर्म शराब था बांटा गया, नशा भी हुआ, और इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुमने। हर एक फूल से, रंगों से तुमको नफरत है, न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे, फसल खड़ी है तो अब काटने को आए हो। फरेब व झूठ की बैसाखियों पे चलते रहे, और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, यही है मुल्क की खिदमत, यही वतन से है प्यार। तुम्हारे कदमों की आहट से दिल दहलता था, तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वहशियाना हैं। ये भूल जाएं और अब सब तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे हाथों के खंजर, छुपे हुए त्रिशूल, चमकते भालों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। दहकते शोलों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे साथ चलें और तुमको मौका दें कि आगो खून से, आंसू से दिल नहीं बहला। वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। बहुत करीब हो तुम तख्त ताज से माना, मगर जो राह है हिटलर की नर्क जाती है, वो नर्क जिसका जवां जिस्म ही तो ईंधन है, वो नर्क जिसमें मोहब्बत चिता पे रोती है। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं, वही करोगे जो नस्लों के मानने वाले, वही करोगे जो नफरत के पूजने वाले तमाम मुल्कों में करते रहे हैं आज तलक। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं। मैं सारे फूलों को, रंगों को, सारे बच्चों को, मैं सारे खून के कतरों को कैसे धोखा दूं? लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है, लिबास कोई भी हो तन को ढांप सकता है। ये जहन, सोच, तरीके छुपा नहीं सकता। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे?